लीशनियम सिंड्रोम। क्या होता है लीशनियम सिंड्रोम? इट इज़ अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर दैट लीड्स टू एक्सेसिव यूरिक एसिड इन द ब्लड। एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से यूरिक एसिड हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। करता क्या है? किडनी प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन कर देता है जॉइंट्स में, न्यूरल और बिहेवियरल डिसऑर्डर हो जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है इस वजह से। देखते हैं क्या होता है। हमारी बॉडी में डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। डीएनए आरएनए में क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड मतलब फॉस्फेट और पेंटोज शुगर, ऑक्सीराइबोज या डीऑक्सीराइबोज और नाइट्रोजनस बेस, इन तीनों को मिला के न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। अब ये नाइट्रोजनस बेस कुछ भी हो सकता है, या तो प्यूरिन हो सकता है या तो पिरिमिडीन हो सकता है। प्यूरिन मतलब एडेनिन ग्वानिन, पिरिमिडीन मतलब साइटोसिन, यूरेसिल या थाइमिडीन। अब एक मोनोफॉस्फेट को हम लोग बोलेंगे एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट या गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो हमारे सेल न्यूक्लियोटाइड्स बनाते कैसे हैं? दो तरीके हैं, या तो नया बनाएंगे यानी कि डी नोवो सिंथेसिस, या तो पुराने वाले को रिसाइकिल करेंगे जिसको कहते हैं सैल्वेज पाथवे, ठीक है। अब प्यूरिन सैल्वेज पाथवे मतलब कि प्यूरिन को वापस से बनाना है उसके जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करके। तो हम लोग पहले बनाने जा रहे हैं गुआनोसिन को, मतलब पहले तो गुआनोसिन तोड़ रहे हैं पहले, ठीक है। तो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट पे एक्ट करता है प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज, ठीक है। प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज ये एंजाइम एक्ट करता है गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट पे और निकाल देता है राइबोज और फॉस्फेट। तो बचा क्या? गुआनिन। गुआनिन पे एक्ट करता है गुआनोसिन और रिमूव कर देता है अमाइनो ग्रुप। अब गुआनिन कन्वर्ट हो जाता है जैंथीन में। जैंथीन का ऑक्सीडेशन होता है, कौन कराता है? जैंथीन ऑक्सीडेज कराता है और कन्वर्ट कर देता है यूरिक एसिड में। ये हो गया तुम्हारी गुआनोसिन की कहानी। अब आते हैं एडिनोसिन के साथ क्या होता है। तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट पे एक्ट करता है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट डीअमीनेज, ये एंजाइम इससे अमाइनो ग्रुप निकाल देता है। तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है इनोसिन मोनोफॉस्फेट में। अब इसका क्या होता है? इनोसिन मोनोफॉस्फेट आयोनोसिन, आयोनोसिन मोनोफॉस्फेट पे एक्ट करता है प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज, और ये हम लोगों ने पिछली रिएक्शन में भी देखा था, ये फॉस्फेट और राइबोज ग्रुप हटा देता है। तो आईएमपी में से जब ये फॉस्फेट और राइबोज हटे तो बन गया हाइपोजैंथीन। अब हाइपोजैंथीन का ऑक्सीडेशन होता है दो बार, पहली बार होगा बना देगा जैंथीन, दूसरी बार होगा तो बना देगा यूरिक एसिड। और एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है? जैंथीन ऑक्सीडेज। तो यूरिक एसिड का फेट क्या होगा? या तो ये ब्लड में चला जाएगा या तो ये यूरिन के थ्रू निकल जाएगा बॉडी के बाहर। तो क्या होता है, जो इंटरमीडिएट होते हैं तुम्हारे इस रिएक्शन के, जैसे कि गुआनिन हो गया और हाइपोजैंथीन हो गया, इनसे वापस से हम लोग गुआनोसिन बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो एंजाइम यूज़ होता है उसको कहते हैं HGPRT एंजाइम, ठीक है। HGPRT एंजाइम तुम्हारा रिटर्न कर देता है राइबोज और फॉस्फेट को गुआनोसिन के पास, गुआनिन के पास, और गुआनिन फिर बना लेता है गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। और दूसरी तरफ क्या होता है? HGPRT एंजाइम तुम्हारा यही राइबोज और फॉस्फेट रिटर्न कर देता है आईएमपी को, सॉरी हाइपोजैंथीन को। हाइपोजैंथीन फिर बना लेता है आईएमपी, और वो आईएमपी फिर कन्वर्ट हो जाता है एएमपी में। एएमपी तो हम लोगों के पास देखो HGPRT एंजाइम की मदद से वापस से रिसाइकलिंग हो गई तुम्हारी, ठीक है। तो दिक्कत क्या आती है लीश नियाम सिंड्रोम में? ये जो HGPRT जीन होता है, मतलब एंजाइम होता है, वो नहीं बनता है क्योंकि HGPRT जीन ही खराब होता है। तो ये एक एक्स लिंक डिसऑर्डर है क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे ये तुम्हारा बन रहा होता है HGPRT जीन। तो मेल्स में तो ये डिजीज़ होता है क्योंकि अगर ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है तो है ही। फीमेल में अगर एक एक्स पे है तो कैरियर होगा, दोनों एक्स पे है तो तुम्हारी डिजीज़ हो जाएगी। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ HGPRT एंजाइम, प्यूरिन आर नॉट रिसाइकल्ड एंड accumulate द यूरिक एसिड। अब हमारा HGPRT एंजाइम काम नहीं कर रहा है तो तुम्हारा यूरिक एसिड वापस से मतलब एक्यूमुलेट होने लगा क्योंकि वापस से वो प्यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। दिस हाँ, अब यूरिक एसिड मतलब स्टोर होने लगा तो इस वजह से हमारा प्यूरिन का डीनोवो सिंथेसिस होगा। डीनोवो सिंथेसिस हो जाएगा तो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड का जब डीनोवो सिंथेसिस होगा तो यूरिक एसिड और बनेगा। इसी तरह से यूरिक एसिड एक्यूमुलेट करता रहेगा। ऑल दैट यूरिक एसिड बिल्डअप इन द ब्लड कॉजिंग हाइपोयूरिनीमिया, मतलब कि यूरिक एसिड का ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ जाना। अब ब्लड में बढ़ेगा तो किडनी क्या करेगी, उस यूरिक एसिड को निकालेगी, तो यूरिन में भी हमारा यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा जिसको कहते हैं हाइपर यूरिको
यूरिकोसूरिया, hyperuricosuria. As a result, uric acid crystallizes and precipitate in form of urate stone in the ureter, bladder and urethra. हमारा यूरिक एसिड ब्लड में ज़्यादा था तो वहाँ क्या हो रहा था, यूरेट स्टोन्स बन जा रहे थे। अब यूरेट स्टोन्स तीन जगह एक्यूमुलेट हो सकते हैं, या तो यूरेटर में हो जाएंगे, या तो ब्लैडर में हो जाएंगे, या तो यूरेथ्रा में हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं और क्या होता है। तो यूरेट क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है। यूरेट क्रिस्टल्स अक्यूमुलेट इन द बॉडी कॉजिंग द यूरेट नेफ्रोपैथी इन द किडनी। अगर ये यूरेट क्रिस्टल्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है किडनी में हुआ तो तुम्हारा यूरेट नेफ्रोपैथी हो जाएगा। अगर तुम्हारा बोन्स में होने लगा स्किन के अलोंग तो यूरेट क्रिस्टल्स, तो तुम्हारा वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, गाउट हो सकता है ना। यूजुअली फर्स्ट मेटाटार्सल में ये देखा जाता है। फिर तुम्हारा इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड इंक्रीजेज द लेवल ऑफ डिक्रीजेज द लेवल ऑफ डोपामीन और अफेक्टिंग द बिहेवियर। तो यूरिक एसिड जब लेवल बढ़ रहा है तो तुम्हारा डोपामीन के लेवल कम हो रहे हैं। इसका मतलब कि डोपामीन एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इसके लेवल कम हो जाएंगे तो हमारे में एक्साइटेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो देखते हैं टोटल सिम्टम्स क्या आते हैं। तो सिम्टम आना तुम्हारे देखो फर्स्ट ईयर में ही चालू हो जाता है, मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ में चालू हो जाता है। कैसे? वेयर ऑरेंज कलर्ड यूरेट क्रिस्टल्स आर एक्यूमुलेटेड इन द बेबीज डाइपर। तो तुम्हारे ये जो थोड़े बहुत यूरेट क्रिस्टल्स होते हैं ये तुम्हारा बेबी के डाइपर में दिखेंगे, ठीक है, ऑरेंज कलर के। यूरेट क्रिस्टल्स गेट स्ट्रक इन द यूरिनरी ट्रैक्ट कॉजिंग पेन, ब्लड एंड इन्फेक्शन। अगर ये तुम्हारा यूरिनरी ट्रैक्ट में क्रिस्टल्स फंस गए तो पेनफुल होगा तुम्हारा, ब्लड भी रिलीज होता है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी करा सकता है। अडल्ट में क्या होता है? इन एडल्ट्स यूरेट क्रिस्टल एक्यूमुलेट थ्रू आउट द बॉडी इन द किडनी कॉजिंग फेलियर। किडनी में अगर ये एक्यूमुलेट कर जाएंगे एडल्ट्स में तो फेलियर हो जाएगा। अदर पार्ट्स में अगर एक्यूमुलेट करेंगे तो ये लंप बना लेंगे, जिसको टोपी भी कहते हैं, टोफी, TOPHI। तो ये हो सकता है लम्प्स क्रिएट कर देंगे। यूरेट क्रिस्टल्स में accumulate in joints स्पेशली एट द फर्स्ट मेटाटार्सल और द बेस ऑफ बिग टो कॉजिंग इन्फ्लेमेशन और गाउट। तो गाउट क्या होता है? यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन इन द जॉइंट्स। यूजुअली ये फर्स्ट मेटाटार्सल पे, हमारा जो बिग टो होता है उसके बेस पे देखने को मिलता है। तो न्यूरोलॉजिकल क्या प्रॉब्लम होंगी? न्यूरोलॉजिकल पहले तो हाइपोटोमिया हो जाएगा, टोनिया, हाइपोटोनिया, हाइपोटोनिया, हाइपो मतलब कम, टोनिया मतलब कि टोन। तो जो मसल टोन हमारा होता है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो डिलेस चाइल्ड मेच्योरेशन। माइलस्टोन मतलब कि जो हम लोग के जो मेच्योर मतलब माइलस्टोन्स होते हैं चाइल्ड में, जैसे कि पहली बार चलना, पहली बार उठना, ये सब डिले हो जाएगा। न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? डिस्टोनिया, डिस मतलब पेनफुल, टोनिया मतलब कि मसल, तो मसल पेनफुल मतलब मूवमेंट के टाइम पे पेन होगा। कोरिया मतलब क्या होता है? जर्की मूवमेंट होंगे अपने आप बॉडी में, है ना, क्योंकि वो इनहिबिटरी न्यूरो रिसेप्टर्स कम हो गए तो तुम्हारा मूवमेंट एक्साइटेशन होगा ना, तो अपने आप जर्की मूवमेंट्स होंगे। बैलिस्मस होगा, बैलिस्मस मतलब फ्लिंगिंग इन द लिम्स। तो ये तुम्हारे कुछ न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स थे। अब पेशेंट में क्या होगा? अग्रेसिव कंपल्सिव बिहेवियर सच एज नेल बाइटिंग एंड हेड बैंगिंग। तो ये सब तुम उससे रिलेट कर सकते हो, डोपामीन। यूरिक एसिड ज़्यादा, डोपामीन कम। डोपामीन होता है इनहिबिटरी न्यूरो रिसेप्टर, अब वो इनहिबिटरी हमारे में कम तो एक्साइटेटरी ज़्यादा, तो एक्साइट होके ये सब हरकतें करेगा। डायग्नोसिस कैसे होगा इसका? पहली बात, यूरिक एसिड के लेवल ज़्यादा हैं तो ब्लड में और यूरिन में ज़्यादा देखने को मिलेगा। जीन म्यूटेशन हुआ है वो देखने को मिलेगा। डिक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ HGPRT जीन एंजाइम, तो HGPRT के लेवल्स कम हो जाएंगे। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? यूरिक एसिड के लेवल्स हम लोगों को क्या करने होंगे? कम करने होंगे। तो बेसिकली प्रॉब्लम ही हमारी यही हो रही थी कि यूरिक एसिड के लेवल्स ज़्यादा हो रहे थे, अब उनको हम लोग को कम करना पड़ेगा। कैसे कम करोगे? एक ड्रग होता है एलोप्यूरिनॉल, ये दिया जाएगा। एलोप्यूरिनॉल करता क्या है? ये जैंथीन ऑक्सीडेज की एक्टिविटी को कम कर देता है, तो ये तुम्हारा हाइपोजैंथीन जैंथीन में नहीं कन्वर्ट होगा, जैंथीन यूरिक एसिड में नहीं कन्वर्ट होगा, और वहीं ग्वानिन वाले में भी यही होगा, ठीक है। दिस ड्रग इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ xanthine ऑक्सीडेज एंड स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है। अब किडनी स्टोन अगर हो चुके हैं तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो उस केस में हम लोग शॉक वेव लाइपोथेरेपी देते हैं, ट्रिप्सी, जिसमें हम लोग अकॉस्टिक पल्सेस देते हैं, मतलब कि पास करते हैं बॉडी के थ्रू, और ये जो स्टोन्स होते हैं ये ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब न्यूरोलॉजिकल या बिहेवियरल इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो हम लोग देखो एनजाइटी ज़्यादा हो रही थी
तो हम लोग प्रॉपर मेडिकेशन उसको देंगे ताकि उसकी एनजाइटी रिलीव हो जाए। बिहेवियर मतलब बिहेवियर मेडिकेशंस मिल होते हैं वो दिए जाएंगे। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो क्या क्या हो रहा था इसमें, ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर था जिसमें तुम्हारा HGPRT एंजाइम की कमी की वजह से प्यूरिन सैल्वेज पाथवे सही से नहीं हो पा रहा था, और इसकी वजह से यूरिक एसिड तुम्हारा ब्लड में यूरिन में ज़्यादा हो रहा था, प्रेसिपिटेट होकर किडनी स्टोन्स बना ले रहा था, और जॉइंट्स में जाके गाउट फॉर्मेशन कर दे रहा था, और डोपामीन को कम कर दे रहा था, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन हो रहे थे और बिहेवियर डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे।